हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर पोर्टफोलियो इन एसएफएम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस के अंदर बताया था कि जो आपका सेक्शन बी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेबस के अंदर, और इसमें से श्योर आप 45 से 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और सेक्शन बी में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पोर्टफोलियो, है ना। तो इसको आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा इसको अपन जल्द से जल्द ख़त्म कर सके, क्योंकि अपना बेस अभी स्टार्टिंग में ओनली ICMI मॉड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो का मीन्स क्या होता है? पोर्टफोलियो का मीन्स होता है बंच ऑफ सिक्योरिटीज़। और ये क्यों बनाया जाता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। जैसे मान लो आपके पास में ना किसी कंपनी का एक स्टॉक है, एक शेयर है, ठीक है ना। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपका फ़ायदा है, मतलब प्रॉफिट हो गया अपना। अब ये नीचे जा रहा है तो अपना लॉस हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि एक ही शेयर है आपके पास में इसका, और मान लो कि इसकी जगह आपके पास में 1000 शेयर इसके होते, वो अगर फिर 1000 ही ऊपर जाते तो 1000 यानी उतने का प्रॉफिट होता। मान लो 1000 है और 1 रुपये का एक है, तो यानी अगर ये ऊपर जाते, मान लो 1 रुपये से ऊपर जाते, 2 रुपये का हो जाता तो 1000 का प्रॉफिट हो जाता। अगर मान लो कि ये 50 पैसे हो जाता तो 500 का लॉस हो जाता। ठीक है, अब ये आपके 1000 शेयर एक कंपनी के हैं, जैसे मान लो कि ये रिलायंस के हैं, है ना। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, रिलायंस के शेयर्स हैं। अब आपने 1000 इसमें इन्वेस्ट करे रिलायंस में, इसकी जगह अगर आप इन्वेस्ट करते टाटा में, है ना, थोड़े रिलायंस में भी ना, थोड़े अडानी में, ऐसे करके आप इन तीनों में इन्वेस्ट करते थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो 250 शेयर इसके ले लिए, 500 इसके ले लिए और 250 इसके ले लिए। ठीक है तो टोटल अभी भी ये 1000 ही, लेकिन आपने क्या कर दिया, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया, है ना। डाइवर्सिफाई कर दिया तो ये जो क्रिएट होगा ना, इसको अपन क्या नाम देंगे, पोर्टफोलियो देंगे। ये पोर्टफोलियो होगा आपका। ठीक है, तो बंच ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। अब मान लो कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो अपना है ना, जो प्रॉफिट होगा ना, उसको अपन मैक्सिमाइज कर पाएंगे और लॉस को मिनिमाइज कर पाएंगे ना। लॉस कम से कम होता है पोर्टफोलियो में, और प्रॉफिट सबसे यानी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अपन पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब पोर्टफोलियो क्या है कि जितना बड़ा होगा ना उतना डाइवर्सिफाई होगा। ठीक है, डाइवर्सिफाई होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अपने पास में जो लॉस के चांसेस है ना वो थोड़े कम हो जाएंगे, है ना। तो इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, इतनी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अपन मैं तो प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, और जहाँ जहाँ थ्योरी इंपॉर्टेंट लगेगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का अंदाज़ा हो गया होगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपका मॉड्यूल है, अब इसके अंदर स्टार्टिंग में देखो थ्योरी दी गई है। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो मार्कोविज मॉडल दिया गया। तो जो हैरी मार्कोविज थे ना, उनको फादर ऑफ पोर्टफोलियो कहा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने यानी इन्हीं के अपन फॉर्मूलाज भी अपन ड्राइव करके अभी पढ़ेंगे इनको ना। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी दी हुई है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। अब देखो मैंने आपको जो समझाया उसके हिसाब से आप खुद भी अपने ना याद आपको खुद को समझ में आ जाएगा। देखो रिड्यूस रिस्क, अब देखो अपन पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अपन रिस्क को तो रिड्यूस कर ही पाएंगे। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल की सेफ्टी रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। कैपिटल ग्रोथ, है ना, मार्केबिलिटी और लिक्विडिटी और टैक्स सेविंग, है ना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, अगर पूछ भी ले तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट पता है कि पोर्टफोलियो होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देखो वो ये इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कंसिस्टेंट रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये इतनी थोड़ी ये नहीं जान रही आपको, जो बता रहा हूँ उसी को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ देखो हैरी मार्कोविज, है ना, द फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो ना। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो। तो हैरी मार्कोविज, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश करी थी जो 1952 में आई थी। बस इतना थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न, ये इन्होंने बताया है कि भाई ये एक फॉर्मूला बना दिया एक तरीके से, है ना, कि मेजरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न, है ना। मैं वो बताता हूँ, देखो इलस्ट्रेशन वाले स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक बार एक फॉर्मूला लिख लो आप, है ना। फॉर्मूला किसका है, रिटर्न का।
मैं आपको फॉर्मूला सेपरेटली सारे लिखवाऊंगा, पर अभी के इलस्ट्रेशन के साथ लिखते चल रहे हैं अपन, है ना, जहाँ जो इलस्ट्रेशन में काम आएगा वो, है ना। तो ये देखो जैसे मान लो कोई डिविडेंड मिला अपन को, है ना, प्लस यहाँ लिखो देखो P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, है ना। अभी P1 P0 क्या है, देखो P1 बराबर है शेयर प्राइस एट दी एंड, है ना, और P0 क्या है, शेयर प्राइस एट दी बिगनिंग, है ना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन इसका लॉजिक समझते हैं ना। अब लॉजिक क्या है, जैसे मान लो कि आपने जस्ट टेक एन एग्जांपल, है ना, जैसे मान लो आपने रिलायंस का शेयर लिया, है ना, रिलायंस का शेयर लिया, और वो शेयर आपने लिया था मान लो 100 रुपये में। 100 रुपये में कब लिया था, आपने लिया था 2023 के अंदर, और 2024 में वो हो गया आपका 120 रुपये, ठीक है। और इसके ड्यूरिंग उन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। डिविडेंड कितना पे किया है, मान लो 16 रुपये डिविडेंड पे किया है ना, 16 रुपये डिविडेंड पे किया है। तो अब मैं यानी जैसे मान लो कि आपके पास में कोई आया, आप पोस्ट अकाउंटेंट हो, तो उसने बताया कि भाई ये उसके पास में ऐसे ऐसे कुछ था, तो उसको रिटर्न बताओ, आप रिटर्न पर एनम रिटर्न बताओ उसको। तो अब आप रिटर्न कैसे ड्राइव करोगे, ये डिविडेंड मिला प्लस, है ना, कैपिटल गेन कितना हुआ 120 माइनस 100, है ना, 20 रुपये बढ़ा ना अपने स्टॉक, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, तो ये कितने % रिटर्न हो गई 36%, ठीक है। तो ऐसे अपन रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, और उसी को इन्होंने फॉर्मूले में लिख लिया, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को है ना अपन कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं ना, कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन कैसे बोलेंगे, स्टॉक की प्राइस बढ़ी तो मतलब गेन हो गया ना अपन को एक तरीके से। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड प्लस गेन डिवाइड बाय शेयर प्राइस ऑफ द बिगनिंग, है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, और ऐसे आप रिटर्न कैलकुलेट कर लोगे। अब मान लो कि ये माइनस में होता, है ना, और ये प्लस में होता, तो ये सेट ऑफ हो जाता है यहाँ पे, फिर वो रिटर्न निकल जाती है। ये तो नॉर्मल सी मैथ है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। आज इलस्ट्रेशन 1 करते हैं अपन ना इसके साथ में, इलस्ट्रेशन 1। तो क्या बताया गया है, मिस्टर अमित थे जिन्होंने 10 शेयर खरीदे TCS के 1/4/2018 को, ठीक है। 30,050 रुपये लगाए इन्होंने, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है 30 रुपये पर शेयर। देखो यहाँ पे 30 रुपये पर शेयर दिया है ना, 10 शेयर के लिए 300 रुपये हो गया। एंड दी वैल्यू ऑफ स्टॉक 31/3/2019 को क्या हो गई 34,280 रुपये। अब इन्होंने बोला होल्डिंग पीरियड यील्ड ऑफ द इन्वेस्टर निकालो, है ना, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं होल्डिंग, कुछ भी बोल दे अपन को रिटर्न समझना है, रिटर्न ही निकालनी है ना, यील्ड रिटर्न ही होता है। अब वो कैसे निकालोगे, जैसे फॉर्मूला लगाया था वही, है ना। तो अब देखो जैसे इनको डिविडेंड कितना मिला, तो डिविडेंड अपन इनको मिला है 30 रुपये पर शेयर है, तो 300 रुपये हो गया ना 10 शेयर का, प्लस एट द एंड ऑफ प्राइस कितना था 34,280, माइनस स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 30,050, ठीक है, डिवाइड बाय 30,050, करो सो कैलकुलेट। प्लस 300, देखो ये आ रहा है 15.07%, ठीक है। समझ गए ना कैसे निकालोगे आप रिटर्न, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ये इलस्ट्रेशन 1 था आपका, ठीक है। ये आगे देखो 1501, ये आपकी परसेंटेज आ गई। इन्होंने अलग अलग निकाला है, करंट यील्ड अलग निकाला, कैपिटल एप्रिसिएशन अलग निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही आएगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपकी आ गई, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 अभी क्या बोल रहा है, ए पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्ट इन 5 पोर्टफोलियोज नेमली PQRST, ये रेशियो इनका दे रखा है, और इनकी रिटर्न ये दे रखी है। अभी बोल रहा है कि पोर्टफोलियो की रिटर्न कितनी होगी, है ना। तो अब देखो अपने पास में ना सिक्योरिटीज़ और वेट ये ले लेंगे,
सिक्योरिटीज़ वेट और ये रिटर्न, और ये जाएगा वेटेड रिटर्न है ना। सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी है, PQRST, तो PQRST। वेट क्या क्या है, 30, 20, 25, 15 और 10। 30, 20, 25, 15 एंड 10। और रिटर्न्स क्या क्या है इनके, 12, 14, -20, 12, 14, -20 है ना, और 10 और 9, 10 और 9, ठीक है। तो इसका 12 का 30% करेंगे तो कितना आएगा, 3.6, और 14 का 20% करेंगे 2.8, -20 का 25% करेंगे तो कितना आएगा, -20 का 25% करेंगे तो कितना आएगा, -5। 10 का 15% करेंगे 1.5, और 9 का 10% करेंगे तो 0.9 है ना। इनको प्लस कर लो, क्या जाएगा 3.8%। ये क्या हो गया, आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न हो गई, इसको पोर्टफोलियो रिटर्न बोलेंगे अपन। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे समझ में आया ना, बिल्कुल ईजी है। देखो अपने पास में शेयर्स है, अपने पास में ये सिक्योरिटीज़ है ना, इनका वेट दिया हुआ है और ये इनकी रिटर्न दी हुई है। अब देखो ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट की होगी, देखो आप डायरेक्टली इसको है ना कोरिलेट कर सकते हो, जैसे अपन ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करी थी ना, वैसे रिटर्न कैलकुलेट की हुई होगी। अब इनका वेट दिया हुआ है, वेट मतलब किस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो उससे वेट ड्राइव होगा। अब वेट ड्राइव हो गया तो फिर अपन पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल सकते हैं आराम से, तो ये पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई, ठीक है। तो इसको पोर्टफोलियो रिटर्न बोल के चलेंगे। देखो 3.8 हो गया। आ जाओ अब चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन 3 के अंदर, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो विच इज़ 60% इन्वेस्टेड इन TCS एंड रेस्ट इन RIL, ठीक है। मतलब 60% TCS में तो 40% RIL के अंदर है। द प्रोबेबल रिटर्न इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी आर एज फॉलोज, ठीक है। अब इन्होंने देखो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रोथ की, रिटर्न इसमें ना क्या बोलते हैं, TCS में 60%, इनकी रिटर्न है 16% और इसकी है 12%। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है इन्होंने ना, फिर स्टेबल की प्रोबेबिलिटीज़ है और रिसेशन की प्रोबेबिलिटीज़ है, ठीक है। फाइंड आउट ओनली द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है अपन को, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, ये देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो ये जो इनकी रिटर्न दी हुई है ना और इसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करके अपन एक एक्चुअल रिटर्न निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। वैसे ही RIL की निकाल लेंगे, फिर उनके पोर्शन को डिवाइड कर देंगे, वो मतलब डिवाइड किया मतलब बांट देंगे 60 और 40 के अंदर, है ना। कैसे करेंगे अब देखो, कॉपी में नोट करते चलना, साथ के साथ में भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3। अब जैसे मान लो कि अपन पहले TCS का देख लेते हैं, तो TCS है। अब TCS के अंदर देखो 16, 12 और -6 है, तो GSR है ना, वही ना, ग्रोथ स्टेबल रिसेशन, और 16, 12, -2। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या है, 50, 40, 10 है ना। तो 16 का 50% कितना होगा, 8%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 12 का 4.8, और इसका हो जाएगा -0.2, ठीक है। तो ये आप निकालो कितना आएगा, 12.6 इसका आ गया ना। ऐसे ही अपन को RIL का निकालना है, तो अपने नीचे निकाल लेते हैं। RIL वही आपका आ जाएगा GSR, है ना। अब इसके अंदर रिटर्न दी हुई है 12, 14, ये -6 था क्या, एक मिनट यहाँ पे -6 था, ये -6 था, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 माइनस का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका
12.2% है ना, यहाँ पर है -2, ठीक है, 50, 40 और 10, तो 12 का 50% कितना हो गया, 6%, और 14 का 40% कितना हो गया, 5.6, और -2 का 0.2 माइनस का, तो ये कितना हो गया, 6 + 5.6 -0.2, 11.4% है ना, ठीक है। तो अभी देखो TCS और RIL के रिटर्न आ गए अपने पास में ना, तो TCS की कितनी है 12.2% और RIL की कितनी है 11.4% है ना, RIL की कितनी है 11.4% है ना। अब इन्होंने बोला था कि जो पोर्शन है ना TCS के पास में 60% है और इसके पास में रेस्ट यानी 40% है, तो ये पोर्टफोलियो के रिटर्न निकाल देंगे अपन है ना। कैसे निकालेंगे, 12.2 का और 60% करो, कितना आता है 7.32, और 11.4 का 40% करो, कितना आ जाता है 4.56 है ना। इनको प्लस करोगे ये कितना आ जाएगा 11.88% है ना, ये पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई ना, पी रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है। ऐसे करके ये होगा, आज आंसर देख लेते हैं आपका, ये देखो 11.88% है ना, इन्होंने भी ऐसे निकाला है, ठीक है। तरीका कोई भी हो, आंसर आपको सेम आना चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क का कॉन्सेप्ट आ गया ना, मैं पोर्टफोलियो रिस्क बताता हूँ कैसा है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में ना। अब पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके बारे में ना। पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, पोर्टफोलियो रिस्क ले लो यार, रिस्क ले लो आप है ना, ठीक है। रिस्क अपन कैलकुलेट करेंगे कि जैसे मान लो कि है ना कोई सिक्योरिटीज़ होती है, अब उसके अंदर देखो रिटर्न है तो उसके साथ में उसका रिस्क भी होगा। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी है ना सिक्योरिटीज़ में सिर्फ रिटर्न ही रिटर्न हो, रिटर्न ही रिटर्न हो। अगर ऐसा होने लगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, सब जगह आर्बिट्रेज ही हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, रिस्क तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो कहीं पैसे पैसे डाल दो आप है ना, ठीक है। तो क्या है कि रिस्क हर जगह होता है, ठीक है। उस रिस्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। अब रिस्क क्या होता है कि रिस्क को अपन कैसे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, ये साइन होगा इसका, ठीक है। ये ऐसे करके अब आ जाओ, और इसके देखो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन अपन ज़्यादा जो यूज़ करेंगे ना वो हैरी मार्कोविस का करेंगे ना, हैरी मार्कोविस का जो अपन ने आगे देखा था। देखो अब इसमें देखो थोड़ी थ्योरी दी गई है, पोर्टफोलियो रिस्क और वेरिएंस मेजर द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोर्टफोलियो रिटर्न्स, ठीक है। पोर्टफोलियो वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेरिएंस ऑफ बोथ साइडेड ऑफ द रिटर्न के इक्वेशन ऑफ एज फॉलोज, ठीक है। और इनका कोवेरिएंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा कैसे होगा, है ना। अब आ जाओ रिस्क के टाइप दिए हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अपन में थोड़ा सा बता देता हूँ ना। टाइप ऑफ रिस्क, देखो रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिस्टमेटिक रिस्क है ना, और एक होता है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमेटिक क्या रिस्क क्या होता है, ये नॉन कंट्रोलेबल होता है, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अनसिस्टमेटिक क्या होता है, कैन बी कंट्रोलेबल। देखो सिस्टमेटिक रिस्क को अगर मैं बताऊं तो देखो क्या होता है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो अपने बस के बाहर होता है, जो अपने एम्बिट के बाहर होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कल भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, या फिर कोई पॉलिटिकल रिस्क हो गया, कोई इंटरेस्ट रिस्क हो गया, कोई करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क हो गया, तो वो आपके कंट्रोल के अंदर है क्या। आप एक बताओ, भूकंप आया, सुनामी आई, कोई अर्थक्वेक आया है ना, तो आप उसको आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उससे हुए बिजनेस डैमेज को या फिर किसी भी प्रकार के नुकसान को किसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टमेटिक रिस्क बोल के चलते हैं, ठीक है। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जैसे मान लो कि है ना आपके पास में बिजनेस रिस्क है, अब बिजनेस रिस्क को आप
कंट्रोल कर सकते हो अच्छी स्ट्रेटेजी लगा के, और क्या बोलते हैं बाकी चेंजेस करके, रिस्ट्रक्चरिंग करके ना अपन उसको कंट्रोल किया जा सकता है अनसिस्टमेटिक रिस्क को, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क को कोई कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बस समझ लिया क्या होता है। देखो अब थ्योरी इसके अंदर जो दी गई है वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो सिस्टमेटिक रिस्क it arises out of external and uncontrollable factors which are not specific to a security or industry to which such security belongs. It is that part of risk caused by factors that affected the price of all the securities. ठीक है, अब देखो उसमें कौन कौन से आ गए, मार्केट रिस्क आ गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क आ गया और परचेसिंग पावर रिस्क आ गया। ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क है ना। तो ये याद करके चलना आपको। देखो तीन तो इसमें हो गए, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क, और इसमें बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक है, तो ये इतनी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, तो उसको आप ध्यान रखना है ना। अब जैसे मान लो कि ना अभी आप इतना समझ गए, उसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि टोटल रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे मेरे को, सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक जोड़ लो, वो क्या हो जाएगा आपका टोटल रिस्क हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब जैसे मैं पूछूँ आपसे कि चलो ये बताओ कि ना अगर मेरे को सिस्टमेटिक रिस्क पता है और टोटल रिस्क पता है, तो क्या मैं अनसिस्टमेटिक निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल रिस्क में से अपन क्या करेंगे, सिस्टमेटिक माइनस कर देंगे तो अनसिस्टमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये पता है, मतलब अपन निकाल सकते हैं ना कुछ भी तरीके से, तो बस इसी के ऊपर अपने वहाँ के सम भी आने वाले हैं। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, टोटल रिस्क आप कैलकुलेट करोगे, सिस्टमेटिक कैलकुलेट करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो अनसिस्टमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर डाल रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन मैं आपको साथ के साथ ही बता के चलता हूँ। इलस्ट्रेशन 4 देखो अब इसमें क्या होता है, टू सिक्योरिटीज है, ए एंड बी हैव ए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वही रिस्क हो गया ना, 10% एंड 20% ईच। ये रिटर्न नहीं है, ध्यान रखना, ये रिस्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन 10% और 20% है। ऑन फर्स्ट ग्लेंस सिक्योरिटी बी इज मोर रिस्कियर एंड सिक्योरिटी देन सिक्योरिटी है इफ मी इन एवरेज ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, इतना है। तो देखो एक बात बताओ, ये देखो रिटर्न दे रखी है और रिस्क दे रखा है। देखो मैं इसको ना आपको बताता हूँ, इलस्ट्रेशन अपना 4 है नहीं, अब इसमें क्या है, देखो अपने पास में रिस्क ए और बी, रिटर्न ए और बी की है ना। तो रिस्क कितना है, 10% 20% है ना, तो 10 और 20, और ये है 10 और 30 है ना। अब देखो अगर जैसे मान लो कि एक कॉमन मैन है ना, ले मैन है, ये कॉमन मैन है, तो उससे अगर आप पूछोगे कि चलो बताओ आप किस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करोगे, तो वो इजीली जवाब देगा मैं सिक्योरिटी बी को सेलेक्ट करूँगा। अब क्यों करोगे, देखो सिक्योरिटी बी को आप इसलिए सेलेक्ट करोगे क्योंकि देखो है ना, एक मिनट, क्योंकि देखो सिक्योरिटी बी का क्या है कि अपने पास में देखो रिस्क तो ज़्यादा है ही है ना, लेकिन अपने पास में रिटर्न भी ज़्यादा है ना। तो आप बोलोगे कि मैं सिक्योरिटी बी को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अब फिर ए के अंदर क्या है कि ए का रिटर्न भी कम है तो लेकिन रिस्क भी कम है। तो जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है ना, तो अपन क्या निकालते हैं, अपन CV निकालते हैं। CV क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, CV निकालते हैं अपन। ठीक है, अब ये CV निकालते हैं, CV कैसे निकालते हैं, देखो रिस्क अपॉन रिटर्न, ये फॉर्मूला है इसका, रिस्क अपॉन रिटर्न ना, ऐसे करके अपन CV निकालते हैं, और लोअर वाला बेस्ट होता है। तो अगर इसका अपन CV निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 10/10, और इसका CV निकालेंगे तो रिस्क अपॉन रिटर्न ये कितना आ जाएगा, 0.67 है ना। ठीक है, तो अब आप किसको एक बेस्ट बताओगे, बी को बेस्ट बताओगे।
है ना, जो कम होगा वो बेस्ट हो जाएगा। तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, जब मान लो कि रिस्क रिटर्न बराबर है, ये कम ज़्यादा है, तो अपन सी बी निकालते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वही कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज रिटर्न, आप इतना ध्यान रखना, रिस्क अपॉन रिटर्न, रिस्क अपॉन रिटर्न, रिस्क अपॉन रिटर्न, याद करके चलो इसको, ठीक है। अब है ना यहाँ पे देखो सी वी, ये सी वी बोलते हैं मैंने इसको ना, देखो मैं ना आगे आपको जो बताऊँ ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए अभी यहाँ पे ध्यान रख के चलना। सी वी क्या काम आता है आपके, है ना, सी वी क्या काम आता है, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, उस कंडीशन के अंदर अपन को ये मेजर करना होता है कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या निकालते हैं, सी वी निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं, ठीक है। दी रिटर्न ऑफ इन टू सिक्योरिटीज एंड देयर एसोसिएट प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर दैट इज कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है अपन को, आर निकालना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको आर कैसे निकालते हैं ना, ठीक है, बस क्वेश्चन इतना ही, ओके आ जाओ। ये इलस्ट्रेशन 5 है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, है ना। देखो एक तो रिटर्न्स होती है जिसमें ना, एक तो होती है देखो हिस्टोरिकल रिटर्न, हिस्टोरिकल रिटर्न में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं होती है ना। और एक होती है रिटर्न विथ प्रोबेबिलिटी। तो अभी अपन किस सिचुएशन पे चर्चा कर रहे हैं, रिटर्न विथ प्रोबेबिलिटी वाले पे, है ना। तो अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये ना अपने पास में, चलो ठीक है पहले समझो क्या होता है ना, इन्होंने अपन को बोला कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालो, ठीक है। तो COR नाम दे सकते हैं इसको अपन एक तरीके से, ये फिर R बोल लो, ये COR बोल लो, है ना। तो अभी कैसे निकलता है, देखो इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है COV AB, AB है ना अपने एग्जाम्पल में, चलो XY आप समझ लो ना, COV AB है ना, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन A का स्टैंडर्ड डेविएशन B का, ठीक है। अब ये COV क्या होता है, COV होता है कोवेरियंस। मैं बोल रहा था ना आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, अब मैं तीनों को वापस से अच्छे से समझाता हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, है ना, बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपन ने एक देखो CV डिस्कस किया था, CV क्या काम आता है, जैसे मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, उसमें अपन रिस्क अपन रिटर्न करके और जो लोअर होता है उसको बेस्ट अपन सेलेक्ट करके दे देते हैं। अब COV क्या काम आता है, COV क्या काम आता है, COV का फुल फॉर्म होता है कोवेरियंस, है ना, ये होता है कोवेरियंस। अब कोवेरियंस कैसे निकलता है, कोवेरियंस निकालने का बहुत ईजी तरीका है, मैं बताता हूँ। इसको अपन ना क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा मैं आपको ना, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला अगर आप लिखने जाओगे ना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो और इस कोवेरियंस का यूज़ करके अपन क्या निकालते हैं, COR निकालते हैं ना, और इसका यूज़ भी आगे फर्दर होगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन अपन ने तीन चीज़ें पढ़ ली, देखो CV, COV और COR, है ना, कंफ्यूज मत होना, CV, COV, COR, है ना, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है अपन को, R कैलकुलेट करना है ना। R कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ इलस्ट्रेशन 5, है ना। तो पहले क्या है अपने पास में, सिक्योरिटी है, इसके X है, सिक्योरिटी X है। अब इसकी रिटर्न दी हुई है एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। रिटर्न कितनी है, 12, 15, -7, 11, 7, 12, 15, -7, 11 और 7, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20, 30, 10, 25, 15, है ना, 20, 30, 10, 25 और 15, है ना, ठीक है। तो इससे अपन रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी अपन ने सीखा था। तो 12 का 20% कितना होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 2.4, 15 का ये 30% कितना हो जाएगा, 4.5, नहीं हो जाएगा -0.7, और ये हो जाएगा 11 का 25%, 2.75, है ना, और ये हो जाएगा 7 का 15%, 1.05, है ना, ठीक है।
तो ये पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या आ जाएगी अपनी, माइनस का, मेरे साथ करो आप कॉपी के अंदर है ना, कैलकुलेट करो आप भी। तो ये कितना आ गया, 10% आ गया है ना। तो इसको अपन ना आर बार भी बोल के चलते हैं, ई आर भी बोल के चलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, कुछ भी समझ लो उसका ना। तो ये आ गया, ये अब कैसे निकला, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगला जो आएगा ना वो क्या होगा, आर माइनस आर बार, मतलब क्या हुआ, जो ये रिटर्न है ना, ये वाली रिटर्न, इसमें से इसको माइनस करना है ना। तो इसको करेंगे अपन, क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 10 करोगे तो 2, 15 माइनस 10 करोगे तो ये तो जाएगा 5, और -7 माइनस 10 करोगे, अगर -7 को -10 करोगे तो कितना आ जाएगा, -17 है ना, और 11 माइनस 10 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 7 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो r माइनस आर बार आया ना, इसको क्या करना है, r माइनस आर बार इसका स्क्वायर करना है उनको। ठीक है, मतलब इसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का कितना हो गया 25, 17 का कितना हो गया 289 है ना, 1 का कितना हो गया 1, और 3 का कितना हो गया 9 है ना। ठीक है, इसका कोई सम नहीं करना, फिर आगे आ जाओगे r माइनस आर बार का स्क्वायर जो अपन ने किया था उसको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो ये वाली स्टेप है ना, ये वाली स्टेप को प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है। 4 × करोगे आप, 4 × 20%, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 है ना। 25 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना हो जाएगा 7.5 है ना। 289 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे कितना हो जाएगा 28.9, 1 ये हो जाएगा 0.25, और 9 को 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9 को 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1.35 है ना। इसका आपको सम करोगे तो ये सम कितना हो जाएगा, प्लस 7.5 प्लस 28.9 प्लस 0.25 प्लस 1.35। ठीक है, ये हो जाएगा 38.8 है ना। अब ये जो निकला है ना, इसको अपन क्या बोल के चलेंगे, वेरियांस। ठीक है, अब देखो वेरियांस यानी क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते ना, बस अब इसका रूट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका रूट कर दो, ये कितना आ गया 6.23 है ना। इसका रूट कर दोगे ना, मतलब 38.8 का रूट कर दो बस, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब अपन ने रिस्क कैलकुलेट करने का तरीका भी देख लिया कि कैसे करेंगे। देखो ये प्रोसीजर ही फॉलो करना है अपन को। देखो ये फिक्स फॉर्मेट अपन को रखना है, बुक के अंदर हर जगह अलग अलग तरीके दी हुई है ना। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, बिल्कुल इजी तरीका है, इजी वे में मैंने आपको समझाया है ना, कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, और इजीली फटाफट सब कुछ क्रैक करते हुए चल जाओगे है ना। ठीक है, ये सिक्योरिटी एक्स का हो गया, ऐसे ही अपन को सिक्योरिटी वाई का कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सिक्योरिटी वाई का, एक मिनट, इसकी रिटर्न देख लो और प्रोबेबिलिटीज देख लो। रिटर्न प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12 15 15 -4 6, 12 15 15 -4 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वही प्रोबेबिलिटी सेम ही है, 2.2 0.3 0.1 0.25 और 0.15 है ना। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को इससे करोगे 2.4 4.5 और 1.5, ये जाएगा -1, और ये हो जाएगा 6 × 0.9। एक बार आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जाएगा 8.3। एक बार वापस देख लेते हैं, 12 × 0.2 करेंगे 2.4, 15 × 0.3 करेंगे 4.5, 15 × 2 15 है क्या, नहीं देखो यहाँ पे 12 और 15 है। एक मिनट,
15, 12, 15 है, यहाँ पे गलती हुई है। क्या क्या है, 15, 12, 15 है, 15, 12, 15 -4 नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 मिनट, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3.6, 12, ये हो जाएगा 1.5, तो 15 इंटू 0.2, 12 इंटू 0.3, 15 इंटू 0.1 -4 इंटू 0.25 ना, और 6 इंटू 0.15 हो जाएगा 9.1। एक मिनट, (3.6 + 3 + 1.5 -1 + 0.9) यानी 8% आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, 8% आएगा। इसको अपन वही ER बोल लो या RR बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, R - R⁻, मतलब रिटर्न में से इसको माइनस करना है। आप 15 में से 8 को माइनस करोगे 7, 12 में से इसको माइनस करोगे 4, 15 में फिर 7, फिर -4 -8 हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, फिर 6 में से -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वही R - R⁻ जो आपने निकाला था उसका स्क्वायर कर देंगे अपन, है ना। तो ये जाएगा 49, 16, 49, ये हो जाएगा 144, है ना, 144, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो ये R - R⁻ किया था ना, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कर देंगे। तो 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो ये हो जाएगा 9.8, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, तो हो जाएगा 4.8, है ना। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से, 0.1 से, हो जाएगा 4.9, और 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, हो जाएगा 36, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 0.15 से, तो हो जाएगा 0.6, ठीक है। इसका सम कर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा अपने पास में, 9.8 + 4.8 + 4.9 + 36 + 0.6, तो ये जाएगा 56.1, है ना, ठीक है। और इसका डेविएशन अपन निकालेंगे तो यह जाएगा 7.49%, ठीक है। तो सिक्योरिटी Y का और सिक्योरिटी X का अपन ने डेविएशन निकाल लिया। अब अगर फॉर्मूले की तरफ चले, R निकालने का जो फॉर्मूला था उसके अंदर अपने पास में ये दोनों पोर्शन आ चुके हैं, है ना। अब उनको निकालना है कोवेरियंस। तो कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, देखो कोवेरियंस निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिक्योरिटी X है ना, और एक ये Y है अपनी, ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटीज़, है ना। क्या करना है, जो इसका R - R⁻ था वो, इसका R - R⁻ था वो ना, और इनकी प्रोबेबिलिटीज़, ये तीनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ रिजल्ट निकल के आएगा ना। तो इसका R - R⁻ देखोगे आप तो कितना है, ये वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं ना, 2, 5 -17, 1 और -3, है ना। तो इधर लिखते जाओ 2, 5 -17, 1 और -3, 1 और -3, और Y का क्या है, 7, 4, 7, -12 और -2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज इनकी जो थी 0.2, 0.3,
समझानी पड़े ना। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या थी अपने पास में 0.2, 0.3, 0.1, 0.25 और 0.15। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.4, ये आ जाएगा आपका 1.2, ये आ जाएगा 0.7 और ये आ जाएगा 12 इंटू 0.25 करेंगे अपन -3 और ये आ जाएगा 2 इंटू 0.15 करेंगे तो -0.3। इनका प्लस करोगे आप 1.4 प्लस 1.2 प्लस 0.7 -3 है ना और एक मिनट अपन क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। हाँ देखो 2 इंटू 7 करोगे फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 7 फिर मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो कितना आ जाएगा 2.8। 2.8 5 इंटू 4 करोगे, 5 इंटू 4 करोगे मल्टीप्लाई बाय 0.3 करोगे है ना तो ये हो जाएगा 6। फिर 17 माइनस का मल्टीप्लाई बाय करेंगे 7 से, ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो हो जाएगा -11.9। 1 इंटू 12 माइनस का इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर -25 करेंगे, ये देगा -3। 1 मिनट, ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे है ना और मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से तो आ जाएगा 0.9 है ना, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, इनका सम करेंगे प्लस 11.5 प्लस 0.9 तो आ जाएगा -5.2। यही आपका COV होगा। देखो COV कैलकुलेशन की कैलकुलेशन देख लो आप, COV की कैलकुलेशन देखो ऐसी होने वाली है ना। क्या करा अपन ने, जो सिक्योरिटी x का r-r बार वाला पोर्शन, इसका भी r-r बार वाला पोर्शन और प्रोबेबिलिटीज, इन तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपस में और इनका फिर सम कर देना है ना। इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो लेकिन वो फॉर्मूला रटने के चक्कर में मजा आओ। प्रोसीजर देखो, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप फॉर्मूला रट के और फिर क्वेश्चन करने जाओगे डजंट मेक सेंस है ना, ठीक है। आ जाओ, अब COV आ गया अपने पास में। अब R कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला था, माइनस यानी COV ऊपर आ जाएगा और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7.49 और 6.23 तो 6.23 मल्टीप्लाई बाय 7.49 तो R आ जाएगा अपने पास में। तो 6.23 मल्टीप्लाई बाय 7.49 ये रहेगा 46.666 है ना और -5.2 तो R कितना आ जाएगा अपने पास में, आ जाएगा -0.11। ये हो जाएगा अपना R जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे ना, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, एक बार और अच्छे से देख लो, कॉपी में नोट कर लो है ना। ऐसे ही अपन को करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है और किसी भी तरीके से नहीं भागना। और मॉड्यूल में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उस तरीके से बिल्कुल मत कर लेना, बहुत कन्फ्यूजन होने वाले हो फिर आप, ठीक है। एक बार अपन मॉड्यूल का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड ये जो अपन रिटर्न निकालते देखो 10%, 8%, ये देखो COV आ गया -5.3, ये देखो इनका डेविएशन आ गया और ये देखो R इनका निकल के आ गया -0.11 कोरिलेशन कोफिशिएंट जो अपन ने निकाला R है ना, ठीक है। आगे समझ में, तो बस ये इतना ही, आगे चलते हैं। हाँ मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। अगर ये जो R है ना, ये P से जो डिनोट किया भाई R के बारे में बात कर रहा है ना, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये +1 है ना तो ये परफेक्टली पॉजिटिव है, कोरिलेटेड है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ, समझना अच्छी तरीके से। अगर ये मान लो कि ये R आपका +1 के अंदर आ रहा है तो मतलब ये परफेक्टली कोरिलेटेड है, यानी बिल्कुल सही चल रहा है ये, तो इसके अंदर अपन को डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है।
मतलब और अपन सिक्योरिटीज़ को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अगर -1 है तो ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है, इसके अंदर फुल डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, मतलब इसके अंदर अपन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं खूब सारी सिक्योरिटीज़ को, लेकिन +1 के अंदर नहीं कर सकते। क्यों, कैसे करोगे? जो R होगा वो मूव करता है -1 से +1 के बीच में, है ना, ये कभी भी इसके बियॉन्ड जाता ही नहीं है मोस्टली, है ना। तो अगर +1 है, 1 से ज़्यादा है ना, तो क्या है, फुल डाइवर्सिफाई है ना। 1 से अगर ज़्यादा है तो ये फुल डाइवर्सिफाई है, और -1 मतलब -1 से कम है तो ये सॉरी +1 से ज़्यादा है तो नो डाइवर्सिफिकेशन, और -1 से -1 है तो फिर ये फुल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अगर ये जीरो है ना, इन्वेस्टमेंट थोड़ा हटा देना इसको, अगर जीरो है तो इसमें गुड डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, इसको नो कोरिलेशन बोलेंगे। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 6 है। मैं एक मिनट रुको, वीडियो कितना लंबा हो गया है, 45 मिनट का हो गया ना, तो मैं इसको 2 पार्ट में रखता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ने 5 इलस्ट्रेशन डिस्कस करें, टोटल 5 इलस्ट्रेशन हो गए ये क्लास 1 के अंदर, है ना। 5 इलस्ट्रेशन हो गए। अब अपन जो होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशन होंगे उनको करेंगे। तो 6 से लेकर 11 11 इलस्ट्रेशन है आपके पास में, और उसके बाद में फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तब तक मैंने तो क्या करना है वो आपको बताइए, है ना। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।